प्रिय प्रतिभागियों नमस्कार। आज समासों की श्रृंखला में अव्ययीभाव समास के पश्चात तत्पुरुष समास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, दो समास हम पढ़ चुके 5 समासों में। केवल समास पढ़ा पहले और उसके बाद हमने अव्ययीभाव समास पढ़ा। मैं समझता हूँ कि तत्पुरुष से पहले की विषय वस्तु आपने कंप्लीट कर ली होगी और आप निश्चित रूप से अपने समस्त समासों के अब तक के पढ़े हुए उदाहरणों को पहचान सकेंगे। जैसा कि केवल समास एक विशेष संज्ञा से रहित समास होता है जिसकी चारों प्रकार की संज्ञा नहीं हो सकती, और जहाँ समास हो उसको हम केवल समास कहते थे। और ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे इव पद के साथ जब समास मिलता है तो वो केवल समास होता है, जैसे वागर्थाव्यूह है। इसी तरह भूतपूर्व शब्द को जब समस्त पद माना, वहाँ कोई और उसकी विशेष संज्ञा नहीं हुई तो वो केवल समास की श्रेणी में आता है। इसके बाद 2 दिन में हमने अव्ययीभाव समास पढ़ा था, जहाँ एक उसका मुख्य नियम था और उसके बाद उसके गौण नियम थे। और अंत में हमने कल समासांत के बारे में पढ़ा था। समासांत के बारे में आप जान गए कि समासांत का मतलब होता है उत्तर पद में कोई प्रत्यय जुड़ करके जो समस्त पद बनता है वो समासांत कहलाता है। आज हम इसी श्रृंखला में तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं। देखिए, यहाँ भी हम थोड़ा सा अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि तत्पुरुष समास के उदाहरणों की पहचान क्या होती है। समासों में सबसे बड़ा समास है तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष का सीधा सीधा कंपटीशन बहुब्री से होता है। द्वंद्व की अपनी अलग पहचान दिखाई देती है, अव्ययीभाव की अलग पहचान हमने पढ़ ली है, लेकिन तत्पुरुष और बहुब्री दोनों में कुछ समानताएं पाई जाती है और वहाँ एक अच्छी तरह से पढ़ने की ज़रूरत है ताकि हम दोनों को अलग कर सकें। तो देखिए, कुछ ऐसे चिन्ह विशेष हैं जिसके कारण हम तत्पुरुष और बहुब्री को भी अलग कर सकते हैं। तो तत्पुरुष समास के बारे में आज पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तत्पुरुष शब्द है, तो इसमें भी तत्पुरुष समास है, अर्थात तस्य पुरुष है। यहाँ ऐसा भी विग्रह कर सकते हैं और एक ऐसा भी कर सकते हैं, स च असौ पुरुष। और इस 2 तरह के समास से ही, 2 तरह के विग्रह से ही तत्पुरुष समास, तत्पुरुष शब्द जब बन रहा है, इसी से पता चल रहा है। तस्य पुरुष का मतलब है उसका पुरुष, और सच असौ पुरुष का अर्थ है वह और पुरुष, यानी यह उसका एक तरह से किसी एक पुरुष के लिए विशेष कहा जा रहा है, उसका विशेषण बन रहा है। इन दोनों तरह के विग्रह से हम स्पष्ट बता सकते हैं कि यहाँ तत्पुरुष समास की जो परिभाषा हमने पढ़ी थी, प्रायण उत्तर पद प्रधान है तत्पुरुष समास है। प्राय जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। और उत्तर पद प्रधान की क्या विशेषता होती है, काफ़ी उदाहरणों को हम इस तरीके से भी शब्द को देख करके भी उत्तर भर सकते हैं। जैसे देखिए, अब ये उत्तर पद जब प्रधान है और वो तत्पुरुष समास है, उसको यहाँ मुख्य रूप से उसके 2 भेद बताए। एक का नाम व्यधिकरण तत्पुरुष होता है और एक का नाम समानाधिकरण तत्पुरुष होता है। तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से 2 भेद हुए। पहला हुआ व्यधिकरण तत्पुरुष और दूसरा हुआ समानाधिकरण तत्पुरुष। ये समानाधिकरण तत्पुरुष का विग्रह है और ये व्यधिकरण तत्पुरुष का विग्रह है। जैसा कि शब्द से ही पता चलता है कि जहाँ विपरीत अधिकरण हो, यानी दोनों में अलग अलग विभक्तियाँ हो और वहाँ दोनों का समान आधार और समान विभक्ति हो, तो वहाँ समानाधिकरण तत्पुरुष होगा। और जहाँ विपरीत है, दोनों में अलग अलग है, इसका मतलब वहाँ व्यधिकरण तत्पुरुष होगा। तो तस्य पुरुष ये जो विग्रह है, ये व्यधिकरण तत्पुरुष का विग्रह है तत्पुरुष शब्द का, और स च असौ पुरुष है, ये जो विग्रह है वो समानाधिकरण तत्पुरुष का विग्रह है। देखिए, यहाँ जो व्यधिकरण तत्पुरुष हम पढ़ रहे हैं,
और उसके दूसरी तरफ समानाधिकरण तत्पुरुष को हम पढ़ रहे हैं, उनमें दोनों पदों में समान विभक्ति है। स और पुरुष प्रथमा विभक्ति में लिखा है, जबकि यहाँ षष्ठी और ये प्रथमा के रूप में विपरीत विभक्तियों में, इसलिए ये व्यधिकरण तत्पुरुष है। यहाँ देखिए तत्पुरुष समास का जो हमने उत्तर पद प्रधान की बात कही थी, उत्तर पद प्रधान में दूसरा पद प्रधान होगा और दूसरे पद की प्रधानता को हम इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे हमने एक उदाहरण लिखा कि रामस्य माता, और यहाँ लिखा राम माता। और फिर हमने कहा कि भाई राम माता को देखिए, हिंदी में कोई वाक्य बोला, तो अब उस वाक्य में हम देखें कि जब किसी पद में अगर समास पूछा जाता है और उसका अगर हम वाक्य प्रयोग करके देख लेते हैं, तो वाक्य प्रयोग के आधार पर भी हमको समास नज़र आ जाता है। जैसे हमने कहा कि राम माता का नाम कौशल्या है, तो कौशल्या नाम प्रथम पद का है या द्वितीय पद का है? तो वहाँ वो नाम है किसका, माता का है या राम का है? इसका मतलब कौशल्या माता का नाम है, तो यहाँ उत्तर पद पर माता लिखा हुआ है, इसलिए ये पद प्रधान है, इसलिए राम माता शब्द में माता शब्द यहाँ प्रदान हुआ, और इसके कारण से इसको हम तत्पुरुष समास बताएंगे। जैसे हमने अव्ययी भाव में एक शब्द पढ़ा था, और उसमें मैंने पढ़ाया था कि भाई जहाँ जैसे उपकृष्ण शब्द लिखा हमने, उपकृष्णम, और हमने कहा उपकृष्णम पश्य, उपकृष्ण को देखो। तो उपकृष्ण को देखो ऐसा कहने पर हम कृष्ण को नहीं देखते, हम कृष्ण के पास वाले को देखते हैं इस शब्द के अर्थानुसार। इसलिए जब पास वाले को देखते हैं तो पास वाला जो अर्थ है वो उप का अर्थ है, कृष्ण का नहीं है, इसलिए वहाँ पूर्व पद प्रदान होता है। तो वहाँ पूर्व पद की प्रधानता में हम अव्ययी भाव समास करते हैं। और यहाँ जब उस शब्द का, पूरे शब्द का, समस्त पद का इस तरह का अर्थ हो कि जिसके अनुसार वहाँ जो क्रिया है वो उस उत्तर पद के अनुसार आ रही हो, उत्तर पद की प्रधानता नज़र आ रही हो, तो वहाँ निश्चित रूप से वो समास तत्पुरुष समास होता है। जैसे एक लिखा कृष्ण सर्पय गच्छति। अब इसमें देख रहे हैं कौन जा रहा है, गच्छति के साथ प्रधान कौन है, किसकी प्रधानता इसमें, काले की है या सर्प की है या दोनों की है या अन्य पद प्रधान है? तो देखिए संस्कृत में वो शब्द ही बता देता है कि इसमें कौन प्रधान हो सकता है। अगर ये दोनों प्रधान होते तो फिर तो यहाँ द्विवचन आना चाहिए था, ठीक है। और यदि ये एक वचन है तो हो सकता है ये पूर्व पद इसका विशेषण हो, और विशेषण के रूप में कर्मधारय हो, और कर्मधारय भी तत्पुरुष होगा। इसलिए जब कर्मधारय तत्पुरुष होगा तो ऐसी स्थिति में यहाँ सर्प गच्छति, तो यहाँ भी उत्तर पद प्रधान है, इसलिए ये भी आपका कौन सा समास हुआ, तत्पुरुष। लेकिन अब बात अलग है कि तत्पुरुष में भी कौन सा है, व्यधिकरण है या समानाधिकरण। तो जब ऐसे पहचाने कि जब उस उत्तर पद से पहले वाले शब्द के बीच में कोई परसर्ग आता है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यधिकरण तत्पुरुष कहलाएगा। और यदि कोई परसर्ग की आवश्यकता महसूस नहीं होती, परसर्ग नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में वो समानाधिकरण तत्पुरुष कहलाएगा। समानाधिकरण तत्पुरुष का दूसरा नाम कर्मधारय होता है। समानाधिकरण तत्पुरुष को हम इस नाम से जानते हैं, इसलिए कर्मधारय का दूसरा, ऐसे भी पूछा जा सकता है कर्मधारय समास को किस नाम से जाना जाता है, तो उसमें हमको लिखना होगा समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष और कर्मधारय एक दूसरे के पर्याय हैं, इसलिए तत्पुरुष एक बड़ा समास और उसका एक भेद है कर्मधारय समानाधिकरण। तो तत्पुरुष एक व्यापक है और उसमें उसका एक शॉर्ट भेद है, कौन सा, कर्मधारय। तो कभी कभी जो समास का जो प्रश्न आता है
उसमें समास होता है कर्मधारय, लेकिन ऑप्शन में जब कर्मधारय नहीं हो तो कर्मधारय का मतलब ही तत्पुरुष है, क्योंकि वो तत्पुरुष का ही एक भेद है। इसलिए अगर कर्मधारय नहीं भी लिखा हुआ है तब तत्पुरुष भरें, और जब तत्पुरुष और कर्मधारय दोनों लिखें तब आपको उपभेद लिख देना है, उसके कर्मधारय के रूप में उत्तर भरना है। अब देखिए इसके बाद, तो तत्पुरुष का भेद कर्मधारय, और कर्मधारय का ही भेद द्विगु होता है। इसलिए ये तत्पुरुष, ये कर्मधारय और ये द्विगु है, यानी द्विगु ऑप्शन नहीं आए तो द्विगु को हम कर्मधारय भर सकते हैं, कर्मधारय ऑप्शन नहीं आया तो उसको हम तत्पुरुष भर सकते हैं, क्योंकि तत्पुरुष उसकी एक बड़ी इकाई है, उसकी छोटी इकाई फिर कर्मधारय है, और उसकी भी छोटी इकाई फिर द्विगु समास है। इसलिए द्विगु भी एक कर्मधारय होता है और कर्मधारय भी एक तत्पुरुष होता है। इस तरीके से उत्तर दिए जाते हैं। हालांकि हिंदी में तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु अलग अलग समास माने गए हैं, लेकिन संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत तत्पुरुष का भेद कर्मधारय और कर्मधारय का भेद द्विगु होता है। इसलिए कहीं ऑप्शन में द्विगु और कर्मधारय नहीं भी आए तो ऐसी स्थिति में हमको उसमें तत्पुरुष ऑप्शन भरना चाहिए। इसके बाद देखिए, अब व्यधिकरण और समानाधिकरण के रूप में इस तरीके से देखें कि जहाँ पर उसका कोई विशेषण आ जाता है तो ऐसी स्थिति में वहाँ समानाधिकरण तत्पुरुष या कर्मधारय को ऑप्शन के रूप में भरते हैं। एक बात ये हमने पढ़ी कि भाई दोनों पदों के बीच में, जब दोनों पदों में समास हो रहा है तो दोनों पदों में समास के बाद ये देखा जाए कि उन दोनों पदों के बीच में अगर कोई कारक का चिन्ह आता है, परसर्ग का मतलब कारक का चिन्ह आता है, इसका मतलब कारक का चिन्ह आने पर वहाँ हम व्यधिकरण तत्पुरुष करेंगे। और अगर कारक का चिन्ह नहीं आता है और वहाँ उससे पहले विशेषण या उपमान आदि शब्द आ जाते हैं तब उसको हम कर्मधारय या समानाधिकरण कहेंगे। जैसे एक शब्द लिखा मैंने, ये आराम से हम उत्तर देंगे। देखिए, गुरु कृपा लिखा मैंने, एक लिखा मैंने राजमाता, एक लिखा तत्पिता, एक लिखा भगवत दर्शनम। देखिए इन सभी उदाहरणों को। गुरु कृपा शब्द देखा हमने, तो गुरु कृपा में देखा कि दो पद है, इसमें दो पदों का मेल यहाँ समास हो रहा है। पहला पद गुरु है और दूसरा कृपा है। दोनों का जब हम अर्थ करते हैं तो ऐसी स्थिति में अब देखते हैं कि हम पीछे वाले शब्द को देख रहे हैं। पीछे वाले शब्द से देख करके तुरंत 1 सेकंड में आप उत्तर दें, क्या यहाँ अव्ययी भाव हो सकता है? क्योंकि उसको आप पढ़ चुके हैं, तो आप कहेंगे अव्ययी भाव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आ है। अव्ययी भाव समास में कभी आ का प्रयोग अंत में नहीं होगा, दीर्घ मात्रा का प्रयोग कभी नहीं होगा, तो यहाँ अव्ययी भाव निरस्त हो गया, अव्ययी भाव समास नहीं हो सकता। अब रहता है हमारा तत्पुरुष। तो तत्पुरुष या बहुब्री में कुछ समानताएं मिलती हैं। तो तत्पुरुष के रूप में ये देखो, तत्पुरुष में बाद वाला जो उत्तर पद होता है, अगर उसमें कहीं कोई परिवर्तन हो जाता है तो वहाँ बहुब्री समास की तरफ चल सकते हैं। लेकिन अगर उत्तर पद जैसा उसकी प्रकृति है और उसी रूप में अगर लिखा रहता है तो वहाँ तत्पुरुष होने की पूरी संभावना हो जाती है। इसलिए यहाँ कृपा शब्द कृपा के रूप में लिखा है, इसका मतलब ये तत्पुरुष समास हो सकता है। तो अब देखें, तत्पुरुष समास अगर हो सकता है तो बीच में हम कोई कारक का चिन्ह लगाएं। अगर कारक का चिन्ह लग रहा है तो वो इस तरह का तत्पुरुष हो जाएगा, व्यधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। और अगर कारक चिन्ह नहीं लग रहा है और उसमें कोई उपमान या विशेषण की बात आ जाती है तो ऐसा हो सकता है। तो हम देखेंगे कि कृपा से पहले गुरु शब्द है, इसका मतलब यहाँ संबंधवाचक परसर्ग लग सकता है, जिसका अर्थ है गुरु की कृपा। तो जब ये की चिन्ह आ रहा है, ये एक परसर्ग है, इसका मतलब ये हमारा कौन सा समास हुआ? व्यधिकरण तत्पुरुष। इसी तरह जैसे राजमाता, तो यहाँ भी अर्थ हुआ राजा की माता। राजन शब्द में जब समास करते हैं तो न का लोप होता है, याद रखें। और जब न का लोप होता है तो वहाँ राज से ही जुड़ेगा। राजसभा, राजमाता, राजदर्शन, इस तरीके से राजपुरुष, सभी में याद रखो जो
जो शब्द नकारांत होते हैं, न आता है जिनके अंत में, उनके साथ जब भी हम तत्पुरुष समास कर रहे हैं तो वहाँ उन न का लोप होगा। जैसे एक शब्द है जैसे आत्म तत्वम, इसका मतलब यहाँ आत्मन शब्द है, तो यहाँ आत्मन में भी न का लोप करेंगे। यहाँ राजन शब्द है, राजन में भी न का लोप करेंगे। इसलिए यहाँ भी राजा की माता, आत्म का तत्व, आत्मा का तत्व, तो यहाँ इस तरीके से यहाँ भी व्यधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। आगे लिखा है तत्पिता। तत् एक सर्वनाम शब्द है, तद, और उसका अर्थ वह, तो यहाँ पिता शब्द आ रहा है, अर्थात उसका पिता, यहाँ भी का चिन्ह आ रहा है, ये भी परसर्ग के रूप में है। इसी तरह भगवत दर्शनम, भगवान का दर्शन, तो यहाँ पर भी एक परसर्ग का प्रयोग हो रहा है। ऐसे उदाहरणों में तो ये इस तरह के कई उदाहरण हो सकते हैं जिनको हम अर्थ के आधार पर भी समास बता सकते हैं कि जहाँ पहला पद अव्यय आ जाए तो हम अव्यय भाव की तरफ चलेंगे, संख्या प्लस नदी आ जाए तो भी अव्यय भाव की तरफ चलेंगे। अगर आपने इसको तत्पुरुष को और अच्छी तरह से पढ़ लिया साथ साथ, तो निश्चित रूप से बहुब्री भी आपके समझ में आएगा और उसके उदाहरणों को हम आराम से कर सकेंगे। अब देखिए, जैसे एक लिखा ये चोर भयम, अब इसके लिए ये लिखा कि चोर से डर, क्योंकि भय के साथ अपादान कारक होता है। जब कारक के रूप में पढ़ेंगे, कारक का बहुत सहयोग मिलेगा समासों में, और समास पढ़ रहे हैं तो कारकों में इसका सहयोग मिलेगा। इसलिए चोर भयम का अर्थ है चोर से भय, तो यहाँ बीच में परसर्ग से आ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी कौन सा समास हुआ, व्यधिकरण तत्पुरुष। इसी तरह मैंने लिखा जैसे जल मग्न, अब जल और मग्न दो शब्द है। मग्न का मतलब डूबना, उसमें जल से तात्पर्य जल है, तो जल में डूबा हुआ, इसलिए यहाँ पर भी दोनों पदों के बीच में चिन्ह आ रहा है। और में जो परसर्ग है वो व्यधिकरण तत्पुरुष की पहचान है। व्यधिकरण तत्पुरुष में दोनों पदों के बीच में कारक का चिन्ह मिलने पर वहाँ हमको व्यधिकरण तत्पुरुष भरना है, और जहाँ पर परसर्ग यानी कारक का चिन्ह नहीं आएगा उसको हमको समानाधिकरण तत्पुरुष भरना है। जैसे अब यहाँ वहाँ लिखा आपने कृष्ण सर्प, इसी तरह जैसे मैंने लिखा एक महापुरुष। अब पूछा गया कि महापुरुष में कौन सा समास है, तो सबसे पहले देखा हमने कि समास में दो पद होंगे, पहला इधर महापद आ रहा है, उधर पुरुष आ रहा है, तो पुरुष शब्द जिस तरह का उसकी प्रकृति उसी रूप में लिखा हुआ है, इसका मतलब तत्पुरुष की संभावनाएं बढ़ जाती है, और तत्पुरुष की जब संभावनाएं बढ़ जाती है तब उसको आगे वाले शब्द से मिलाइए। अब तो महान का पुरुष ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई चिन्ह आ नहीं सकता, इसका मतलब पुरुष, कैसा पुरुष, तो जहाँ कैसा इस तरह का प्रश्न करेंगे हम पीछे वाले शब्द के साथ, और उसका अगर उत्तर पहला पद आ जाता है, इसका मतलब वो समानाधिकरण या कर्मधारय के समास के रूप में उसको देखा जाएगा। तो कैसा पुरुष, महापुरुष। इसी तरह जैसे लिखा महादेवी, कैसी देवी, महती देवी, यहाँ पर भी महा आ रहा है, यहाँ पर भी महा आ रहा है, महादेव, महादेवी। यानी जब भी कर्मधारय समास पढ़ेंगे तो कर्मधारय समास में याद रखो कि दोनों पीछे वाला शब्द अगर स्त्रीलिंग है तो विग्रह में तो उसको स्त्रीलिंग लिखा जाता है, लेकिन समस्त पद करते समय उसका प्रयोग पुल्लिंग में ही किया जाता है। इसलिए याद रखें कि जब भी हम कर्मधारय समास का कोई उदाहरण पढ़ें और उसमें अगर पहला पद दूसरे पद स्त्रीलिंग के साथ पहला पद भी आ रहा है तो उसको भी आपको पुल्लिंग के रूप में ही लिखना है। जैसे मान लो ये इस तरह का एक शब्द लिखते हैं, जैसे कृष्ण चतुर्दशी, तो कैसी चतुर्दशी, कृष्ण चतुर्दशी। तो इस उदाहरण में देख रहे हैं हम कि चतुर्दशी के रूप में यहाँ कृष्णा आना चाहिए, लेकिन जब विग्रह करेंगे तो कृष्णा च सौ चतुर्दशी लिखेंगे, और जब उसको समास बनाएंगे, समस्त पद लिखेंगे, तो वहाँ कृष्णा की जगह कृष्ण ही लिखेंगे। तो इस तरीके से समानाधिकरण तत्पुरुष अर्थात कर्मधारय में दोनों पद जब विशेषण विशेष्य होते हैं अथवा उपमान उपमेय के रूप में होते हैं, तो वहाँ पर
इस कर्मधारय समास में प्रथम पद दूसरा पद स्त्रीलिंग होने पर प्रथम पद को पुंवद भाव किया जाता है, यानी उसको पुल्लिंग लिखा जाता है। इस प्रक्रिया का नाम पुंवद भाव होता है। पुंवद भाव से तात्पर्य पुल्लिंग जैसा कर दिया जाता है, उसको स्त्रीलिंग शब्द को पुल्लिंग जैसा किया जाता है। ये समानाधिकरण और कर्मधारय के रूप में हम इस तरीके से उन शब्दों को ढूंढ सकते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विशेषण का ही काम करते हैं। जैसे कोई गुणवाचक शब्द है, काला, पीला, नीला, जैसे अच्छा, बुरा, उसके रूप में कोई शब्द पहले आ रहा है, इसका मतलब वो विशेषण है। जैसे महान आ गया, जैसे परम आ गया, जैसे अच्छा आ गया। जैसे आपने एक शब्द लिखा, जैसे मैंने एक शब्द लिखा ये शुभ विचार। अब पूछा गया शुभ विचार में कौन सा समास है, तो देखा सबसे पहले उत्तर पद को अच्छी तरह से पहचानिए। अगर उत्तर पद में जैसे विचार शब्द लिखा है, विचार के रूप में ये शब्द लिखा जाता है, तो समझ जाओ कि यहाँ तत्पुरुष होने की संभावना है। हालांकि एक एक पद में दो दो समास भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो विवक्षाधीन है। हम चाहें तो उसको बहुब्री के रूप में बना सकते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ उसका कौन सा समास हो सकता है, तो दोनों की स्थितियाँ हैं तो दोनों राइट हो जाते हैं। लेकिन मुख्य समास जो माना जाएगा, अब जैसे शुभ विचार आता है तो विग्रह तो यह भी किया जा सकता है, शुभ विचार वाला भी हो सकता है, लेकिन यहाँ अच्छा विचार, इसके रूप में इसको हम कर्मधारय समास मानेंगे। क्योंकि समास दूसरे भी हो सकते हैं, बहुब्री समास भी बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से हम सबसे पहले उसको किस में लेंगे, तत्पुरुष यानी समानाधिकरण कर्मधारय। क्योंकि विचार से पहले जो शुभ शब्द आ रहा है वो शुभ उसका विशेषण है। कैसा विचार, शुभ विचार। इस तरीके से शब्द का अर्थ करके भी समास पहचाना जा सकता है। कहीं भी कोई वाक्य दे रखा है, उस वाक्य में उसका अर्थ देखें, जैसे गांधी महोदय, ऐसे शब्द आए हुए हैं, तो उसके आधार पर वो एक दूसरे का विशेषण विशेष्य बन रहा है गांधी महोदय के रूप में। अब गांधी, कैसा गांधी, महोदय गांधी, तो वहाँ क्या होता है, उस जगह पर विशेष्य विशेषण की जगह, वो विशेषण विशेष्य की जगह विशेष्य विशेषण पाया जाता है। क्योंकि कर्मधारय समास में दोनों प्रक्रिया विपरीत स्थिति में भी हो सकती है, पहले विशेषण और उसके बाद में विशेष्य, लेकिन उसका उल्टा भी हो सकता है, पहले विशेष्य और उसके बाद में विशेषण, जैसे गांधी महोदय इस तरह का है। इसी तरह जैसे कुछ उपमान और उपमेय के रूप में, जबकि कुछ उपमेय और उपमान के रूप में। जैसे ये सब अभी तक हमने विशेषण विशेष्य के रूप में पढ़े थे। अब देखिए थोड़ा सा इसमें एक दो उदाहरण हम उपमान उपमेय का पढ़ते हैं। जैसे देखिए चंद्रमुखम लिखा है। अब चंद्रमुखम में देखिए आप, पीछे जो मुख शब्द है, मुख शब्द नपुंसकलिंग होता है और मुखम के रूप में ही लिखा जाता है। तो ये अब स्पष्ट हो रहा है कि उत्तर पद प्रधान समास है। तो उत्तर पद प्रधान जब है तो उत्तर पद का जो जैसा स्वरूप है उसके रूप में रहेगा, इसलिए मुखम के रूप में रहेगा। अब चंद्रमा है आगे, तो चंद्रमा क्या हो सकता है, चंद्रमा का तो मुख है नहीं, इसका मतलब चंद्रमा जैसा मुख है। चंद्रमा सुंदरता की एक प्रतिमा है और उसके आधार पर उसका विशेषण, उसका उपमान बनाया जा रहा है, इसलिए चंद्र इव मुखम, चंद्र इव मुखम, चंद्रमा जैसा मुख। तो अब ये उपमान है। उपमान उपमेय में और विशेषण विशेष्य में क्या अंतर है? विशेषण विशेष्य में जब हम दूसरे पद से पहले कैसा प्रश्न रखते हैं तो उसमें डायरेक्ट वो शब्द आता है, जबकि उपमान उपमेय में देखते हैं तो उस उत्तर पद से पहले कैसा शब्द लगाते हैं तो उसमें वो शब्द भी आता है और उसके पीछे जैसा या के समान भी लिखना पड़ता है। जैसे चंद्रमुखम में कैसा मुख, तो अब चंद्रमा तो आएगा लेकिन उसके आगे के समान भी लिखना पड़ेगा, चंद्रमा के समान मुख। जबकि इसमें ऐसा नहीं करेंगे, कैसा सर्प, अब यहाँ डायरेक्ट उत्तर आएगा कृष्ण। तो इनमें विशेषण विशेष्य में केवल वो शब्द आता है कैसा प्रश्न की जगह पर, जबकि उपमान उपमेय में कैसा प्रश्न की जगह वो शब्द भी आता है और उसके साथ के समान उत्तर लगाना पड़ता है। जैसे चंद्रमा के समान मुख, जैसे ये लिखा पीताम्बरम,
अंबरम यानी वस्त्र। अब कैसा वस्त्र? पीला वस्त्र। इसका मतलब कौन सा हुआ ये वस्त्र कर्मधारी है। और किस तरह का कर्मधारी है? विशेषण विशेष्य वाला, क्योंकि इसमें कैसा की जगह पीला ही आ रहा है। और यदि इसकी जगह दूसरा लिखते हैं जैसे घन श्याम, तो श्याम कैसा श्याम? घन जैसा, के समान आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा उपमान उपमेय वाला कहलाएगा। इसको उपमान उपमेय कर्मधारय कहेंगे और इसको कहेंगे हम विशेषण विशेष्य। एक और थोड़ा सा इसमें इस तरह से पढ़ें ताकि हम कई प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। जैसे पीताम्बरम है, मुखम है। अब इस चंद्रमुखम की जगह अगर हमने ये चंद्रमुखी लिख दिया, इसका मतलब अब ये कर्मधारी समास नहीं है, अब ये बहुब्री की तरफ चला जाएगा। कर्मधारी बहुब्री में सबसे बड़ा अंतर ये भी देखने को मिलेगा आपको। यहाँ इस प्रकार की विषय वस्तु को पढ़ने से हम बहुत सारे शब्दों का आराम से उत्तर दे सकते हैं कि ये कौन सा समास हो सकता है। तो मूल शब्द इसका मुख्य जो अस्तित्व वाला शब्द है, वास्तविक स्वरूप वाला जो शब्द है वो मुखम होता है नपुंसकलिंग में। अब अगर उसकी जगह आपने विसर्ग कर दिया, पुल्लिंग बना दिया, उसको स्त्रीलिंग कर दिया, ई कर दिया, तब समझ जाओ वो आपके समानाधिकरण तत्पुरुष यानी कर्मधारय नहीं है, फिर वो आपका बहुब्री समास हो जाएगा। इसलिए इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और उत्तर पद प्रधान के रूप में उस पद की प्रधानता है वो जिस रूप में है उसी रूप में रहे, कुछ प्रादि तत्पुरुषों को छोड़कर। तो वहाँ हम कौन सा समास, इसलिए चंद्रमुखी में आपको बताना है कौन सा? बहुब्री। चंद्रमुखम में बताना है आपको कर्मधारय और चंद्रमुखे में भी बताना है आपको बहुब्री। पीताम्बरे के अगर मैं विसर्ग का प्रयोग कर देता हूं तो ये भी बहुब्री हो जाएगा। और पीताम्बरम अकेला शब्द देता है तो यहाँ पीला वस्त्र के रूप में ये कर्मधारय बन जाता है। लेकिन देखिए कभी कभी अगर प्रश्न को कुछ ज़्यादा कठिन बना दिया जाए या फिर किसी पैराग्राफ से ये विषय वस्तु ले ली जाए तो ये कभी कठिन भी हो जाता है, क्योंकि कुछ स्थानों पर जैसे पीताम्बरम भी आएगा तो वो बहुब्री ही माना जाएगा। जैसे मान लो कोई पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ में पीताम्बरम नमामि यही वाक्य आ गया, तो पीताम्बरम नमामि किसको नमस्कार? पीले वस्त्र को तो नमस्कार कर नहीं रहा, इसका मतलब किसको कर रहा है? विष्णु को नमस्कार कर रहा है। तो तब तो पीताम्बरम में भी बहुब्री ही होगा। लेकिन वो कब होगा? जब वो पूरा वाक्य रहेगा और वाक्य से उसका अर्थ विष्णु प्रतीत होता होगा। और अगर अकेला ही शब्द पीताम्बरम के रूप में आ रहा है तब उसको हम कर्मधारय कर सकते हैं। अब जैसे ये कहा कि वाक्य पर निर्भर करता है, जैसे स पीताम्बरम धारयति, तो अब ये कौन सा समास हुआ? अब ये कर्मधारय हुआ। और पीताम्बरम नमामि ये हो गया बहुब्री। इसलिए वहाँ वाक्य पर भी निर्भर करता है, वाक्य पर पीताम्बरम में बहुब्री भी हो सकता है, लेकिन अगर अकेले शब्द में पीताम्बरम पूछता है तो यहाँ कर्मधारय के रूप में। इसके बाद देखो तो यहाँ इसके रूप में देखें, जब हम बहुब्री समास पढ़ेंगे तब मैं आपको कुछ इस तरह के शब्दों की एक लिस्ट उपलब्ध करवाऊंगा जिसमें नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उनका उस रूप में जब प्रयोग होता है तो वो कर्मधारय लिखेंगे। उन शब्दों को 20-25 शब्द उनको याद रखना होगा और उसके आधार पर हम पूरे समास के जितने उदाहरण, काफ़ी शब्दों को हम आराम से उनके आधार पर उत्तर भर सकते हैं। जैसे मान लो स्प्रहा शब्द है, स्प्रहा मूल शब्द है लेकिन उसको अगर स्प्रह कहते हैं और जुड़ जाता है तब वो बहुब्री हो जाएगा। आकरण शब्द स्त्रीलिंग को अगर पुल्लिंग बना दिया तो बहुब्री के अंतर्गत चला जाएगा। तो ये बात थी किसकी? समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय की, जिसको हम इस तरीके से पहचानेंगे और वहाँ बहुब्री से तुलना कर सकेंगे। उसके साथ पढ़ना है तभी इसके उदाहरणों को हम आसानी से समझ सकेंगे। इसके बाद इधर आइए, अब व्यधिकरण तत्पुरुष। आज केवल हम इसका अंतर पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या अंतर है और किस तरीके से हम दोनों प्रकार के तत्पुरुषों को समझ सकते हैं, उसके उदाहरणों को पहचान सकते हैं। अब यहाँ देखिए व्यधिकरण तत्पुरुष के बारे में पढ़ रहे हैं। अब व्यधिकरण तत्पुरुष 6 प्रकार का होता है, यानी यहाँ सबसे पहला व्यधिकरण तत्पुरुष द्वितीय तत्पुरुष होगा और द्वितीय से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक, द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक जो तत्पुरुष होंगे
वो व्यधिकरण तत्पुरुष कहलाएंगे। इसका मतलब यहाँ प्रथमा तत्पुरुष नहीं होता, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी 6 विभक्तियों का जो तत्पुरुष है वो व्यधिकरण तत्पुरुष कहलाएगा। प्रथमा वाला इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि अगर प्रथमा है इधर तो प्रथमा के साथ उत्तर पद तो प्रथमा ही आता है, तो वो प्रथमा प्रथमा हो जाएगी और प्रथमा प्रथमा होने पर वो हमारा कर्मधारय कहलाएगा। इसलिए प्रथमा तत्पुरुष व्यधिकरण तत्पुरुष नहीं होता। द्वितीय तत्पुरुष से लेकर सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी विभक्ति तक के जो तत्पुरुष होते हैं उनको व्यधिकरण तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है। उनका विग्रह बिल्कुल सरल होता है। इनके समस्त पदों में और विग्रह में ऐसे याद रखें कि जब हमको ये पता लग जाए कि इसके बीच में कोई कारक चिन्ह आ रहा है तो उसके आधार पर उसका विग्रह करना बहुत आसान हो जाता है। उसके उत्तर पद को वैसे का वैसे लिखा जाता है। जैसे गुरु कृपा है तो यहाँ कृपा शब्द लिख देंगे, बाद वाले शब्द में कोई चेंज नहीं करना आपको व्यधिकरण तत्पुरुष में। लेकिन प्रथम पद में जिस नाम का वो व्यधिकरण तत्पुरुष है, अगर वो पंचमी तत्पुरुष है या षष्ठी तत्पुरुष है तो अब गुरु शब्द को षष्ठी विभक्ति में लिखा होगा, तो ये गुरु कृपा आपको विग्रह करना है। जब गुरु कृपा विग्रह आएगा और वो कहेगा कि इसका समस्त पद लिखिए, तब आपको इसका मूल शब्द लिखना है, मूल शब्द है गुरु, और फिर दूसरे शब्द को जोड़ देना है। इस तरीके से आपको समस्त पद बनाना है और समस्त पद से इस तरीके से विग्रह करना है। जैसे अब देखिए आत्म तत्वम लिखा, आत्मा का तत्व, तो अब यहाँ बाद वाले शब्द में कोई चेंज नहीं करें, तत्वम ही लिखेंगे। अब इसमें देखना है आपको, इस शब्द में आपको षष्ठी लगानी है। आत्मन शब्द की षष्ठी मैंने आत्मन शब्द आपको पढ़ाया था, आत्मनः तत्वम। इसी तरह राजमाता, तो दूसरे पद में कोई चेंज नहीं करेंगे। व्यधिकरण तत्पुरुष की यह विशेषता होती है कि उसका लास्ट पद वैसे का वैसे उसमें से लिखना है और जोड़ना भी है तो वैसे का वैसे जुड़ेगा। और इस शब्द में आपको षष्ठी लगानी है, तो ये राज्ञः माता। इसके बाद देखिए तत्पिता, तो बाद वाले शब्द को वैसे के वैसे लिखें और पहले शब्द में षष्ठी लगाएं, उसका पिता, तो तस्य पिता। इसी तरह यहाँ देखिए दूसरे पद को ऐसे कैसे लिखेंगे, दर्शनम, और इधर वाले में षष्ठी लगाएंगे तो भगवतः दर्शनम, भगवान का दर्शन, यहाँ इसके रूप में चिन्ह लगाना है। जैसे चोर भयम, तो दूसरे शब्द को वैसे के वैसे लिखें भयम, और उससे पहले वाले शब्द में पता लग गया कि ये पंचमी तत्पुरुष है या अपादान तत्पुरुष है, तो चोरात भयम। इस तरीके से हम इसमें विग्रह करेंगे। जैसे जलमग्न लिखा तो लास्ट वाले शब्द को वैसे के वैसे लिख दो मग्न, और इधर वाले शब्द में आपको सप्तमी लगानी है तो जले मग्न। इस तरीके से विग्रह करें और विग्रह से समस्त बनाने पर और भी ज़्यादा सरल है। उसमें दूसरे पद को वैसे के वैसे लिखें, पहले पद का मूल शब्द लिख दें, तो जलमग्न ये आपका समस्त पद हो जाएगा और जले मग्न ये आपका विग्रह हो जाएगा। और इसके रूप में इसको हम व्यधिकरण को पढ़ सकते हैं। इसमें इस शब्द को लिखा, इसके बाद जैसे रामस्य माता, अब इससे समस्त पद बनाना है तो राम मूल शब्द लिखेंगे और उसके आगे माता। तो इस तरीके से हम समझ गए कि व्यधिकरण तत्पुरुष में किस तरह विग्रह करें और कैसे समस्त पद बनाएं और समानाधिकरण तत्पुरुष को किस तरीके से पहचाना जाए। आज की क्लास में हमने इन दोनों का ये अंतर पढ़ा है कि समानाधिकरण तत्पुरुष क्या है, व्यधिकरण तत्पुरुष क्या है। कल आगामी जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम सबसे पहले व्यधिकरण तत्पुरुष के द्वितीय तत्पुरुष से हम उदाहरणों को पढ़ेंगे और उस उदाहरणों के आधार पर आज केवल हमने उनके परसर्ग यानी चिन्हों के आधार पर उनके उदाहरणों को पढ़ा है। कल की क्लास में हम आगे से द्वितीय तत्पुरुष से व्यधिकरण तत्पुरुषों को पढ़ेंगे।